pure hands. समझ तो गई होगे, हाथ की सफाई ज़रूरी है। बहरहाल आज की बात शुरू करते हैं। एक कहावत है, अंग्रेजी की है, क्रिकेट इज अ जेंटल्समैन गेम, यानी क्रिकेट भद्र जनों का खेल है। लेकिन इन दिनों इंग्लिश क्रिकेट में जो खुलासे हो रहे हैं उसे भद्रता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वजह, अजीम रफीक पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए, फिर परिवार इंग्लैंड चला गया। क्रिकेट खेलने का शौक था, इसी में करियर बनाने का प्लान, अपनी सफलता का रास्ता भी तैयार कर लिया, क्योंकि स्कूल के दिनों में ही यॉर्कशायर काउंटी क्लब से जुड़ गए। फिर इंग्लैंड की अंडर 15 और अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान भी रहे। जो रूट, बेन स्टोक्स और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं। 2007 में इंग्लैंड टीम के बॉलिंग कोच डेविड पार्सन्स ने यहां तक कहा था कि रफीक इंग्लिश क्रिकेट का भविष्य हैं, वो एक दिन सनसनी पैदा करेंगे। इस बात को 14 बरस बीत चुके हैं। रफीक ने सनसनी पैदा कर दी है, क्रिकेट जगत को सदमे में भी डाल दिया है, पर अपने खेल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रीढ़ की हड्डी की वजह से। अजीम रफीक ने इंग्लिश क्रिकेट में व्याप्त नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने का रास्ता चुन लिया है और उनके खुलासे के बाद समूचे क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया है। 16 नवंबर को रफीक ने संसदीय कमेटी के सामने अपनी बात रखी। क्या बताया, खुलासों के बाद आगे क्या होगा और क्रिकेट के इतिहास में नस्ल भेद की बड़ी कहानियां क्या हैं, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा लल्लन टॉप का डेली का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले इतिहास खंगालेंगे, फिर वर्तमान पर आएंगे। एक किस्सा सुनिए, साल 1959 का है। 28 बरस के बासिल डी ओलिवेरा उम्मीद हार चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनका क्रिकेट करियर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओलिवेरा दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पैदा हुए थे। उनकी चमड़ी का रंग सफेद नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद की नीति लागू थी। मुल्क की स्पोर्ट्स टीम में सिर्फ सफेद, गोरे, वाइट, जो भी कहना चाहें, खिलाड़ियों को जगह दी जाती थी। क्रिकेट में भी वही नियम था। ओलिवेरा ने हालांकि क्लब क्रिकेट में तहलका मचा रखा था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकाल लेते थे, हरफन मौला किस्म के। कहते हैं कि उस दौर में उनसे बेहतर अश्वेत क्रिकेटर कोई नहीं था, पर चमड़ी का रंग दुरुस्त नहीं था दक्षिण अफ्रीका की उस वक्त की नीति के लिए, इसलिए देश के लिए खेल नहीं पा रहे थे। रंग भेद ने उनके जीवन के सबसे अच्छे पलों को मिट्टी में मिला दिया था। ओलिवेरा अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। राह बदलने से पहले 2 काम भी किए। पहला, बचपन की दोस्त से शादी, और दूसरा, इंग्लिश काउंटी क्लब लंकाशायर के नाम एक चिट्ठी भेजना। इतना करने के बाद वो एक प्रिंटिंग फर्म में काम करने लगे। कुछ महीने के बाद उनके पास एक चिट्ठी आई इंग्लैंड से। तब तक ओलिवेरा क्रिकेट का ख्याल निकाल चुके थे। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो अचरज का ठिकाना ना रहा। मिडलटन क्रिकेट क्लब ने उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया था। दरअसल उस क्लब के लिए वेस्ट इंडीज के वेस हॉल का नाम था, पर उन्होंने एन मौके पर नाम वापस ले लिया। ऐसे में उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए था। अब ओलिवेरा को साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जाना था, पर उनके पास तो फ्लाइट तक के पैसे नहीं थे। तब उनके पूरे मोहल्ले ने चंदा किया और अंततः बासिल डी ओलिवेरा इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। काउंटी क्रिकेट क्लब में उनका पहला साल बढ़िया रहा। अब ये काउंटी क्रिकेट क्लब क्या होता है, अपने रणजी जैसा समझ लीजिए। जो अब नए ज़माने में लोग फ्रेंचाइजी और IPL टाइप की चीज़ें करते हैं, वहाँ पे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट क्लब चलता है। अपने इंडिया के भी बहुत सारे लोग खेलने गए हैं। ओलिवेरा की हम बात कर रहे थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया और वो जैसे मौके के इंतजार में थे। उनके खेल की बदौलत उनकी ख्याति बढ़ गई और फल भी मिला। अगला फल, मई 1966 में ओलिवेरा को इंग्लैंड की नेशनल मेंस क्रिकेट टीम में जगह मिल गई। उस समय तक वो ब्रिटेन के नागरिक भी बन चुके थे। लेकिन उनकी जिंदगी में अगला अहम पड़ाव कब आया? 1968 के साल में। इस साल इंग्लैंड की टीम को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाना था। ओलिवेरा इस टीम में जगह पाने के हकदार थे। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि साउथ अफ्रीका के टूर से ठीक पहले इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट खेले, जिसको हम एशेज के नाम से जानते हैं। फॉर्म में होने के बावजूद ओलिवेरा को टीम से ज़्यादातर वक्त बाहर रखा गया एशेज के दौरान, लेकिन आखिरी मैच में किसी तरह उनकी जगह बनी। पहली इनिंग में उन्होंने इस आखिरी टेस्ट की 158 रन बनाए। इसकी बदौलत इंग्लैंड मैच जीत गया और एशेज की ये सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई। इस इनिंग के बाद ओलिवेरा की जगह साउथ अफ्रीका दौरे के लिए पक्की मानी जा रही थी। उस दौर में क्रिकेट टीम का चुनाव इंग्लैंड की मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC करता था। ये माई बाप था, लॉर्ड्स का मैदान इन्हीं का था, तो टीम चुनने का काम भी इन्हीं का था। लेकिन जब MCC ने साउथ अफ्रीका के लिए जाने वाली इंग्लैंड टीम का ऐलान किया तो उसमें ओलिवेरा का नाम नहीं था। ये ओलिवेरा उनके चाहने वालों के लिए बड़ा झटका था।
जिस टीम ने उन्हें रंग के आधार पर दुत्कार दिया था उसके खिलाफ खेलने की बात ही कुछ और होती, लेकिन एमसीसी ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया। दरअसल एमसीसी अश्वेत ओलिवेरा को टीम में शामिल कर साउथ अफ्रीका के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने रंगभेद की नीति को मौन स्वीकार्यता दी। पर इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। मीडिया और सरकार ने मिलकर एमसीसी को दुत्कारा। ओलिवेरा के पते पर समर्थन के इतने खत आए कि स्थानीय डाकघर को अलग से लोग लगाने पड़े। एमसीसी पर प्रेशर बढ़ रहा था। उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की। कैसे निकाला रास्ता? टिम कार्टराइट इस नाम का एक खिलाड़ी था इंग्लैंड की टीम में। वो चोटिल हो गया दौरे से पहले ही। अब उनकी जगह पर एक बॉलर की दरकार थी। ओलिवेरा बैटिंग ऑलराउंडर थे, इसके बावजूद उन्हें इस टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम को उस नए प्लेयर के बारे में पता चला और देश को, सरकार को पता चला, तो वो नाराज हो गए। कहा कि ओलिवेरा को किसी भी हालत में खेलने नहीं दिया जाएगा। नतीजतन एमसीसी को दिल पर पत्थर रखकर टूर रद्द करना पड़ा। पर ड्रामा अभी और भी था। 2 बरस बाद 1968 की बात आपने सुनी, अब आता है 1970 का बरस। इस साल साउथ अफ्रीका की टीम को इंग्लैंड आना था। एमसीसी अड़ गई कि मैच तो होकर रहेंगे, लेकिन उससे पहले भयंकर प्रोटेस्ट हुए। पिच को बर्बाद किया जाने लगा। कमेंटेटर्स टूर के बहिष्कार की धमकी देने लगे। फिर ब्रिटेन की सरकार भी इस विरोध में शामिल हो गई। भारत समेत कई देशों ने भी कह दिया कि अगर साउथ अफ्रीका का ये इंग्लैंड टूर हुआ तो वो 1970 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरकार आयोजकों को हफ्ते भर पहले सीरीज पर ताला लगाना पड़ा। इसके बाद क्रिकेट काउंसिल ने भी साउथ अफ्रीका पर रंग भेद की नीति को मानने के चलते अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकरण के बाद बाकी टीमों ने भी साउथ अफ्रीका का बाइकआउट करने का फैसला किया। ओलंपिक और फीफा वर्ल्ड कप से उसे पहले ही निकाला जा चुका था। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका का यह बहिष्कार 1991 तक चला। उस साल रंगभेद की नीति खत्म हुई और फिर बहिष्कार खत्म हुआ। और जानते हैं कि बहिष्कार खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका का पहला टूर कहां पर था? इंडिया में। इससे पहले उसने सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। केपलर वेसल्स के ज़माने की ये कहानी है। हम बहुत छोटे थे पर हमको वो सीरीज़ याद है। ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं आज? 2 वजह हैं। पहला, 21वीं सदी में भी रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। चाल चरित्र बदल गया है। मकसद वही है, किसी को भी उसकी पहचान के जरिए 2 दर्जे का साबित करना। और दूसरी वजह, नस्ल भेद का वायरस आज भी क्रिकेट के खेल को खोखला कर रहा है और अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। अजीम रफीक इन दोनों तथ्यों का ताज़ा उदाहरण है। रफीक ने यॉर्कशायर क्लब के साथ खेलने के दौरान जो कुछ भोगा वो कल्पना से परे है। वो 2008 से 2018 तक क्लब के साथ थे। हालांकि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया। फिर आया सितंबर 2020। रफीक ने ESPN क्रिकइन्फो को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने यॉर्कशायर क्लब पर आरोप लगाए। कहा कि नस्लभेदी व्यवहार के चलते उन्हें कई बार आत्महत्या का ख्याल आया। इसके बाद रफीक ने स्काई स्पोर्ट्स से बात की। इस बातचीत में उन्होंने सब कुछ जैसे खोल कर रख दिया। बताया कि किस तरह उन्हें बाकी लोगों से अलग थलग रखा जाता था। टीम के वाइट प्लेयर्स को बात करने से रोका जाता था। रफीक, राणा नवेद, उल हसन, आदिल रशीद और अजमल शहजाद को बार बार पाकी कहकर संबोधित किया जाता था। रफीक ने यह भी बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि ट्रेनिंग के बाद वो बालकनी में बैठकर रोते थे। ये आरोप गंभीर हैं। जाहिर सी बात है, जब ये सामने आए तो कार्रवाई की मांग उठी। अक्टूबर 2020 में यॉर्कशायर ने जांच बिठाई। लंबे वक्त तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। फिर अगस्त 2021 में क्लब ने रफीक से माफी मांगी। हालांकि उन्होंने संस्थागत नस्लभेद की बात मानने से मना कर दिया। क्लब ने यह भी कहा कि बहुत से आरोप ऐसे थे जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई। सितंबर में इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पब्लिश किया गया। इसमें भी वही पुरानी बात दोहराई गई। क्लब ने पूरी रिपोर्ट बाहर लाने से भी मना कर दिया। जोर देकर कहा किसी भी खिलाड़ी या अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर रफीक बोले, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। यॉर्कशायर क्लब ऐसा करके नस्ल भेद को बढ़ावा दे रहा है। इस बीच पूरी रिपोर्ट रिलीज करने की मांग चलती रही। क्लब मना करता रहा। फिर 3 नवंबर को रिपोर्ट लीक हो गई और इससे पता चला कि नस्ल भेद के आरोप सही हैं। और इसके बाद इंग्लिश क्रिकेट में हंगामा मचना तय था। हर तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने जिम्मेदार लोगों को पद से हटाने की मांग की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ECB से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई का आदेश दिया। और ऐसे में 4 नवंबर को ECB ने यॉर्कशायर को अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से रोक दिया। हेडिंग्ले यॉर्कशायर का घरेलू मैदान है। अगले साल वहां एक अंतर्राष्ट्रीय वनडे और एक टेस्ट होना था। अब वो किसी दूसरे वेन्यू पर खेला जाएगा। जब तक क्लब सभी मानकों पर खरा नहीं उतरता तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा। ताज़ा विवाद के बीच क्लब के चेयरमैन रोजर हटन और CEO मार्क ऑर्थर ने इस्तीफा भी दे दिया।
क्लब के बॉलिंग कोच एंड्रू गेल को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। कई स्पॉन्सर्स ने भी क्लब से सपोर्ट खींच लिया है। यॉर्कशायर को एक और गुमनाम शिकायत भी मिली। इस बीच एक एशियाई क्रिकेटर ने नाम न छापने की शर्त पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसके एक साथी खिलाड़ी ने उसके सिर पर पेशाब कर दी थी और कुछ सीनियर खिलाड़ी एक मुस्लिम प्लेयर के प्रेयर मैट को बर्बाद करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। ये अपडेट लगातार आ रहे हैं। अब नया क्या है? 16 नवंबर को अजीम रफीक की पेशी थी डिजिटल कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट्स कमेटी के सामने। ये ब्रिटिश संसद की एक सिलेक्ट कमेटी है जिसमें 11 सांसद होते हैं। रफीक ने कमेटी को अपने साथ हुए नस्ल भेद के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने 9 क्रिकेटरों और टीम के अधिकारियों का नाम लिया। इसमें माइकल वॉन, गैरी बैलेंस, एंड्रू गेल, टिम ब्रेसनन, मार्टिन मॉक्सन, एलेक्स हेल्स, मैथ्यू लोगार्ड, डेविड लॉयड और जो रूट का नाम शामिल है। वॉन पर आरोप है कि उन्होंने एशियाई खिलाड़ियों को देख लेने की धमकी दी। वॉन इससे इनकार करते हैं। इस बीच बीबीसी ने वॉन को अपने शो से बाहर कर दिया है। रफीक का यह भी आरोप है कि गैरी बैलेंस की कप्तानी में यॉर्कशायर के ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया। वो बार बार रफीक को पाकी कहकर बुलाते थे। बैलेंस ही वो शख्स थे जिन्होंने अश्वेत खिलाड़ियों के लिए केविन शब्द ईजाद किया। एलेक्स हेल्स ने अपने कुत्ते का नाम इसीलिए केविन रखा क्योंकि वो काला था। बैलेंस ने अपने कहे के लिए माफी मांगी और कहा कि ये सब मजाक में कहा गया था। रफीक ने बाकी लोगों पर भी नस्ल भेदी कमेंट पास करने के आरोप लगाए हैं। यह भी बताया कि चेतेश्वर पुजारा को जानबूझकर केविन नाम से बुलाया जाता था। यॉर्कशायर के वाइट प्लेयर्स ये बहाना बनाते थे कि उन्हें पुजारा का पहला नाम लेने में परेशानी होती है, जबकि सच ये था कि केविन शब्द का इस्तेमाल एशियाई खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था। एक दिन पहले इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने भी बयान दिया था कि उन्होंने यॉर्कशायर में कभी नस्ल भेद नहीं देखा। इस पर रफीक का रिस्पॉन्स था, जो रूट अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन ये दुखद है। रूट गैरी बैलेंस के हाउसमेट थे। उनके सामने मुझे कई बार पाकी कहा गया। उनका बयान ये साबित करता है कि ये सब उनके लिए कितना नॉर्मल है। इससे रूट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये चीज़ हमेशा सालती रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि रफीक के बयान के बाद क्या होगा। आगे रोजर हटन और मार्क ऑर्थर से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद डीसीएमएस कमेटी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगी। इसमें जांच के परिणाम के साथ आगे के लिए रास्ते भी सुझाए जाएंगे। सरकार के पास इस पर अमल के लिए 60 दिनों का वक्त होगा। जानकारों का मानना है कि इससे यॉर्कशायर की इमेज पर बड़ा असर होगा। खिलाड़ी क्लब के लिए खेलने से कतराएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये घटना संस्थागत नस्ल भेद के खिलाफ बोलने वालों को प्रोत्साहित करेगी। वैसे आपको जाते जाते बता दूं, ये वही क्रिकेट क्लब है जिसके लिए हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी 90 के दशक में खेलने गए थे और तब हमने जीके का सवाल रटा था कि इस काउंटी के लिए खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन है। वैसे इस विवाद से इतर रफीक का एक और बयान है जो कलेजा छलनी कर सकता है। रफीक ने कहा कि मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा क्रिकेट के आसपास भी जाए। मैं अपने बच्चे को इस खेल से दूर रखूँगा। मैं उसे इन लोगों के बीच कतई नहीं छोड़ूंगा। अब इस बयान के बाद हम और आप क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी बदलाव क्या ला सकते हैं? क्रिकेट की भद्रता को फिर से कायम करना। और क्रिकेट पहले भद्र था क्या? तो हम कह सकते हैं क्रिकेट को वाकई में भद्र खेल बनाना। इंग्लिश क्रिकेट और दुनिया भर का क्रिकेट इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। अजीम रफीक के साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, पर यह इकलौती घटना नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा हो चुका है। मसलन भारत के पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने इसी साल एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि भारत से होने के चलते उनको अजीब नज़र से देखा जाता था। नस्ल भेदी टिप्पणियां और उनकी बोली का मजाक। एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण तो हाल में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप का है, जब साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थन में घुटने मोड़ने से मना कर दिया था। टीम से बाहर बिठाया गया, माफ़ी मांगी और फिर अगले मैच में टेक करने वाली मुद्रा भी अपनाई। इस पर हमने विस्तार से दुनियादारी का एपिसोड किया था, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। घटनाएं बहुत हैं। मसलन 80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ के कॉलिन क्राफ्ट को अश्वेत होने की वजह से ट्रेन से उतार देना, केन्या के ड्रेसिंग रूम में ब्रायन लारा के बयान पर मचा तहलका, या फिर मंकी गेट प्रकरण। लिस्ट लंबी है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।